शिफ्ट नंबर 1 2016 में एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं हम उनका मैथ्स का सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे। पर डे हमारा शेड्यूल रहेगा मिनिमम एक सेट हम आपको पर डे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सॉल्यूशन ऐसा होगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम परफेक्ट होगा। जैसा एग्ज़ाम में हमको माइंड सेट करके जाना है वही यहाँ पर हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन एक बार ग्राफ का है। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसमें दे रहा है गुरुवार से लेकर रविवार तक का आपसे पूछा है और एक बार ग्राफ दिया है। ये वाली लाइन पे हमको बिक्री दे दी है उसने और उसमें भी हमको गैप दे दिया है 2-4 मतलब 2 का गैप दे दिया है। बीच में एक मिडिल नंबर और भी आना है इसमें। फिर हमसे पूछा गया है कि गुरुवार से लेकर रविवार तक कितनी साइकिल बेची गई। तो बेटा देखो, गुरुवार को हम देखेंगे जिसको बृहस्पतिवार कहते हैं। गुरुवार को नंबर ऑफ साइकिल कितनी बेची गई हैं? 12 बेची गई हैं, तो यहाँ 12 आ जाएगा। शुक्रवार को अगर मैं देखूंगा नंबर ऑफ साइकिल 10 बेची गई हैं। शनिवार को देखूंगा तो 8 और 6 के बीच में आ रहा है, तो 8 और 6 के बीच में कितना 7 आता है। फिर रविवार को देखूंगा मैं तो 10 और 12 के बीच में आ रहा है, मतलब 11 आ रहा है। तो 10 और 12 22 और 7 29 और 11 40 मेरा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है। इजी क्वेश्चन है लेकिन स्टूडेंट बहुत जल्दी गलती कर जाता है। क्या है? 16 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, जो कि आएगा 4 और 4 का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, जो कि आएगा 16। इसका मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो इसकी गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 64 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है, जो कि सिर्फ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिसने थोड़ी भी हाई स्कूल में भी अगर कहीं भी थोड़ी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी वो जानता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जहाँ से अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर फाइंड आउट करूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करूँ तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्योंकि यहाँ लगाना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको डिवाइड करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारे पास होता है कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। अब इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कॉट थीटा हमको ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये एक चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों के लिए थोड़ा हमको टाइम बचाना पड़ता है और कोशिश करना है ऐसे क्वेश्चनों को बाद में करें, क्योंकि अगर आपके पास कम हुआ तो आप कहीं ना कहीं और अच्छे क्वेश्चन जो इजी होंगे उनको आप छोड़ देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज की 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500, मेरे पास मूलधन है 37,500 का डेढ़ वर्ष का में कितने रुपए हो जाएंगे। मतलब मुझसे मिश्र धन पूछा है आपको, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक हो। तो दोस्तों कभी भी अगर इस तरह से फ्रैक्शन में आपको ईयर दे रखा है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि जो ब्याज की दर है वो किस तरह से कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं वो इस तरह से ही करवाता है, छमाही तिमाही चौथाई इस तरह से करवाता है। तो इसमें पूछा है आपसे अर्धवार्षिक देय है, मतलब 8% अगर बात करता हूँ तो ये है मेरा पास वार्षिक उसने दिया है। तो इसकी अगर अर्धवार्षिक निकालूंगा मैं तो अर्धवार्षिक मेरी आधी हो जाएगी, 4% हो जाएगी। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊंगा तो 1/25 आ जाएगा। अगर 25 मेरा मूलधन है तो 1 मुझको ब्याज मिलेगा उस पर। अब मैं देखूंगा इसको वर्ष को भी मुझे अर्धवार्षिक के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1.5 साल की बात करूं तो 6-6 महीने की कितनी साइकिल लगेंगी, तो आपका जवाब आएगा 6-6 महीने की भाई 3 साइकिल लगेंगी। ठीक है, 6 महीने 1.5 साल का मतलब 18 महीने मतलब 3 साइकिल। तो मुझे 3 बार ब्याज लगाना है, 3 साइकिल पे ब्याज लगाना है। बेस्ट मेथड है इसका ट्री मेथड इस क्वेश्चन के लिए, बाकी और शॉर्ट मेथड इसका इस क्वेश्चन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाएंगे। तो पहली बार अगर मैं निकालूं तो 37,500 का मुझे 150 टाइम निकालना है, 1/50 टाइम 25 टाइम। तो 25 से अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा ये 1500। तो यहाँ मैं 1500 लिख दूंगा, यहाँ भी 1500, यहाँ भी 1500। दोबारा डिवाइड करूँगा तो 1/25, 15 चौका 25 चौका 100, 15 चौका 60। ये बहुत जल्दी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकते हैं। अब ये यहाँ आएगा मेरे पास में 60 पे 25, 60 इंटू 1.25, 1/25। इसमें मैं क्या करूँगा बच्चों कि यहाँ पर 25 से भाग देना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 100 बना लूँगा। तो ये हो जाएगा 240/100।
100 जो कि मेरे पास आ जाएगा 2.4। तो यहाँ से मेरे पास ब्याज आया 2.4। अगर इसी सवाल में मुझसे सिर्फ ब्याज पूछता चक्रवृद्धि ब्याज तो जो मेरा ये हो जाता। वो कितना है 1500 1500 टोटल 4500 हो गया मेरे पास। 60 और 60 61 और रह गया दोस्तों, ये 60 ये इसका आ गया। दोस्तों एक में इसमें मतलब एक इसका हमें ये 60 इसका है और ये 60 एक और लेके आना पड़ेगा, तो 180 ये आ जाएगा और 2.4 हमारे पास 42864। तो ये हमारे पास इसका ब्याज आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की 3 साल की बात की जाए। अगर हम अमाउंट की बात करें दोस्तों तो इसमें हम ऐड कर देंगे मूलधन को जो कि है 0.42864। इसको ऐड करेंगे 4 2 8 1 और 2 और 4। ये मेरे पास ये मेरा पूरा मिश्र धन हो जाएगा जो कि 3 साल बाद होगा। मैं यहीं से चेक कर सकता था कि मैं 3 साल पे जाके ब्याज 0.4 कहीं जाके आ रहा है। तो 2 ऑप्शन तो मेरे ऐसे क्लियरली कट हो रहे थे कि जिसमें ऑप्शन में 0.4 नहीं था। तो बात रहेगी जहाँ हिट एंड ट्रायल की बात आई तो आप इस तरह से भी एक बार कोशिश कर सकते थे तुक्का लगाने की, तो शायद किस्मत अच्छी हो तो ठीक चला जाता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेरे पास में 5वां जो कि फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। बस ट्रिपलेट पे क्या करना है हमको, ये ट्रिपलेट है, हमको पता होना चाहिए कि कॉट क्या होता है। तो कॉट को हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है टेन। कॉट जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, आधार बटे लंब। मतलब ये हमारे पास आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो आधार मेरे पास 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट आता है 12 5 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो अब मुझे इसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर लूँगा, इसको एंगल में ए मानूंगा तब ये रेशियो सेटिस्फाई होगा। तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए मुझको सॉल्व करना है दोस्तों। तो साइन ए मेरे पास कितना आ जाएगा 5/13 आ जाएगा, कॉस ए मेरे पास 12/13 आ जाएगा, इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा साइन का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब 13/5। जस्ट इसको सॉल्व आउट कर लूँगा, 15 12 और 5 मेरे पास हो जाएगा 17/13 इंटू 13/5 जो कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 17/5। ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। यदि उसे 25% लाभ कमाना है तो मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। तो हमें क्या दे रखा है, ये 4200 रुपये बेच रहा है, वो 25% हानि पे बेच रहा है, मतलब ये 75% की वैल्यू हमको दे रखी है 4200। हमसे पूछिए 25% लाभ पूछा तो 125% की वैल्यू पूछिए हमसे, तो हो जाएगा 4200/75 इंटू 125। 25 तियाँ 75 और 25 पंजे 125, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 15 चौका 15, 14 पंजे 70 और हमारे पास 7000 इसका मूल्य आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये टीएसडी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 स्थान है ए और बी जिनके बीच की दूरी है हमारे पास 300 किलोमीटर। 2 स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, मतलब ये इधर को आता है और ये इधर को आता है, और 2.5 घंटे में मतलब 2.5 घंटे में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। 25 किलोमीटर रह जाती है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्या उन्होंने 275 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर ली कितने मिनट में, 2.5 घंटे में। अब कह रहा है वो, यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर अधिक हो, अगर मैं इसकी चाल दोस्त x मान लेता हूँ, इसकी x + 10 हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड काम करेगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास में, x + 10 हो जाएगी। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अगर मैं यहाँ से दूरी 275 उन्होंने तय की है कितने समय में, 2.5 घंटे में। अगर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो 25 एकम 25 110 मेरा
ये आएगा इधर सॉल्व आउट होकर, इधर सॉल्व करता हूँ तो 2x + 10 = 110। तो यहाँ से x = मेरे पास आ गया 50। तो x 50 आ गया। एक चाल तो मेरे पास 50 हो जाएगी, दूसरी चाल मेरे पास 60 हो जाएगी। मुझसे यही सवाल में पूछा है कि चाल उनकी क्या क्या होंगी। तो 50 और 60 पहला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैं अगर अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 360 रुपये में 144 संतरे खरीदता है। जब कभी भी दोस्तों क्वांटिटी की बात हो, तो क्वांटिटी की बात में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ पर बेच दिए। यदि अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर पर बेचे, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्या करना है, कभी भी क्वांटिटी की बात आए तो दोस्तों आपको हमेशा रुपये ऊपर रखना है, क्वांटिटी नीचे रखना है। तो रुपये मेरे पास कितने हैं, 360 रुपये में कितने संतरे खरीद रहा हूँ, 144 खरीद रहा हूँ। तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो 100 ले लिया मैंने। फिर उसके बाद मुझसे पूछ रहा है प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब क्या है, 12 संतरे किस दर से बेचे जाएं। मैंने मान लिया x रुपये पे बेचे जाएं, कितने पे, 10% के लाभ पे। तो 10% लाभ हो रहा है तो 110 हो गया। जस्ट उसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, 360/144 गुणा 110 = हो जाएगा x/12 × 100। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गए, 12 × 3 = 36 और 12 × 12 = 44 और ये हो जाएगा 3 × 4 = 12। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये 4 × 3 = 12, तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास 11 × 3 = 33 रुपये में उसे प्रति दर्जन 12 संतरे उसको बेचने होंगे। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9th नंबर, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। मतलब ए की जो लंबाई है वो बी की लंबाई का 5/8 है। तो यहाँ से ए और बी रेशियो आ गया मेरे पास में 5:8। देन मुझसे पूछा है बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात। मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों, दोनों ही ऑप्शन है। B/A पूछा है मेरे पास, तो ऑप्शन हो जाएगा 8:5, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप मेथड से ना जाएं, आप ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, जिनमें पहले अंक का 3 गुना, अगर इसका 3 गुना करता हूं तो 15 आएगा, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो दूसरे अंक का 2 गुना कितना, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 हो गया, बट यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 17, पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से 6 × 3 = 18 और 7 दूनी 14 और 5 कितने 19, 18 19 इक्वल नहीं है। अगर इस पे आऊँगा तो 7 × 3 = 21 और इधर 8 दूनी 16, 16 और 5 21। मेरा ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आप ऑप्शन से ही ज़्यादा अच्छी अप्रोच आपकी आ पाएगी। अब आगे अगला क्वेश्चन है, मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया। ये दिया नहीं होगा, लिया होगा। उसने 8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए। तो स्कूटर का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसने क्या है, कार लोन लिया था 2,75,000 का, उसके बाद 2,75,000 पे 3 साल तक 8% की दर से क्या है, बैंक ने इस पर ब्याज लिया होगा। तब जा कर के ये ब्याज प्लस मूलधन मिला करके 3,35,000 रुपये बैंक को अदा करने होंगे मीना को। तो हमें क्या करना है, अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ पर ये नहीं दिया कि बैंक ब्याज ले कैसे रहा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है साधारण ब्याज। जब तक आपको चक्रवृद्धि ब्याज लिख के ना दे, सवाल में ध्यान रखना, रेलवे में जब तक चक्रवृद्धि ब्याज लिख के नहीं दे रहा तब तक आप उसे साधारण ब्याज ही मान के करेंगे। और कई बार गलत भी हो जाता है, तो ये रेलवे की मिस्टेक है। आप दोनों ही तरीके से चेक करें। पहले मैं चक्रवृद्धि ब्याज वो साधारण ब्याज मान के करूँगा। तो 8% एक साल में दे रहा है, तो 3 साल में क्या 24% देगा। और 24% के हिसाब से अगर मैं मिश्र धन की बात करता हूँ तो 2,75,000 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 124% हो जाएगा। इसको जस्ट सॉल्व करूँगा, एक जीरो और लगा लूँगा। ये इसकी अगर गुणा करूँगा तो 124 गुणा 275, ये अगर इसकी गुणा करूँगा दोस्तों तो आएगी आपके पास 3,41,000। मतलब 3 साल बाद ये मिश्र धन आपको बैंक को देना पड़ा था मीना को। लेकिन
उसने दिया कितना, 3,35,000। तो उसने उसके साथ क्या दिया है, अपना स्कूटर भी दिया है बैंक को। तो इस स्कूटर का कुछ मूल्य होगा, तो वो वही मूल्य हमको निकालना है। तो स्कूटर का मूल्य कितना होगा, तो वो हो जाएगा इतना ब्याज देना था, इतना मिश्रधन देना था, पूरा कुल मिला के 3 साल बाद। लेकिन उसने दिया कितना है, 3,35,000, 3,35,000, एक सेकंड दोस्तों, 3,41,000 देना था, 3,35,000 इसने दिया है। इसको जब माइनस कर देंगे, 0 0 0, 11 में से 5 गए 6, तो 6,000 क्या आ गया, स्कूटर का मूल आ गया, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर बी मिल गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में फिर मुझे आगे चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली क्या होता है, जब तक नहीं देता है चक्रवृद्धि ब्याज तब तक आप साधारण ब्याज ही करके लेके चलेंगे। लेकिन पिछले एग्जामों में क्या हुआ है, रेलवे ये गद्दारी कर देता है कि चक्रवृद्धि ब्याज ना लिख के भी आंसर चक्रवृद्धि ब्याज से निकालता है। आगे एक आध शिफ्ट में आएगा, मैं फिर आपको बताऊँगा उसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां। एक टैंक 2 नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे में 10 घंटे में भरे जाते हैं, जबकि एक नल जेड, ये एक्स है ये वाई है, और एक जेड 20 घंटे में खाली करता है। ध्यान करना, इस खाली कर रहा है तो माइनस आएगा। अगर इसकी मैं टोटल वर्क ले लूँगा तो 60 अगर ले लेता हूँ तो 12 6 3, और ये माइनस का आएगा। वो कह रहा है तीनों नलों को खोल दिया जाता है। तो तीनों नलों को अगर खोलूँगा तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, ये 12 6 18 माइनस 3 15 काम करेंगे। मुझे काम कितना कराना है, 60। तो 60/15, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा 4 घंटे में टैंक पूरा फुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, मोस्टली स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं कि वो इसको क्या करेंगे, पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर इंडिविजुअल उनका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। कभी भी कोई भी आर्टिकल दे रखा है और उसको अगर पार्ट में आपको बेचने की बात कर रहा है, पार्ट वाइज उसका प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सीधे देखना है भाई 25 अंडे पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस 10% लगा लो, प्लस फिर 25 अंडों पे 25% की हानि हो रही तो माइनस 25%, प्लस आगे अंडे कितने बच गए, 100 अंडे खरीदे तो 25 25 50 बच गए मेरे पास में, 50 पे 20% का लाभ, तो प्लस 20 लगा लिया मैंने। बस इतने को सॉल्व करना है, यही हमारा आंसर दे देगा। ये हो जाएगा 250, ये माइनस हो जाएगा तो -265 हो जाए, 625 हो जाएगा, प्लस 1000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1250। अब 1250 में से मुझे क्या करना है दोस्तों, 625 माइनस करूँगा तो मेरे पास में आएगा, अब देखो माइनस कर रहा हूँ तो पॉजिटिव आएगा, तो 625 पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा परसेंटेज चल रहा है तो 100 पॉइंट पहले आ जाएगा, 2 अंक पहले आ जाएगा, तो 6.25% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इतना ही करना था, बाकी कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा एक लाइन में क्वेश्चन करना है आपको इस तरह का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये का वेतन मिलता है और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,500 रुपये वेतन मिलता है। तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन पूछा है। यहाँ पर 10 कर्मचारी हैं, यहाँ पर 15 कर्मचारी हैं। मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कराऊँगा, कैलकुलेशन भी बताऊंगा किस तरह से करनी है। तो आपको क्या करेंगे, एक तरीका तो ये सीधे हम बेसिक मेथड लगा दें, क्या होगा 10 × 362 प्लस 15 × 33550 अपॉन 10 और 15 25, ये हमारा फाइनल आंसर दे देगा। बाकी अगर मैं इसको एलिगेशन से करूं, मिश्रण से करूं, तो मिश्रण में क्या होता है, ये 10 व्यक्तियों का है, ये 15 व्यक्तियों का है। अगर मैं इनके व्यक्तियों का अनुपात निकालूं तो 2:3 आता है, और यहाँ पर इनका डिफरेंस इनके ऐड के बराबर रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस अगर मैं करूँ तो 3 3 5 5 0 36 2 0 0, तो 0 10 में से 5 गए 5, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ये 5 में से 3 गया 2, मतलब ये मेरे पास यहाँ पर ऐड करूँ तो 5 आ रहा है, यहाँ पर करूँ तो 2650 आ रहा है, मतलब 5 की वैल्यू मेरे पास में है 2650। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 55 25 5 3 15 503। तो मैं किसी एक की वैल्यू निकालूँ, अगर 2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 106
1060। अब मुझे ये देखना है यहाँ पर बीच में नंबर कौन सा आएगा। तो बीच में नंबर आएगा दोस्तों ये 36,200 है, ये 33,200 है। मतलब इससे तो छोटा आना है और इससे बड़ा आना है। तो इससे बड़ा आना है तो इसमें ये ऐड होगा। तो 33,500 में अगर मैं 1060 अगर ऐड कर देता हूँ तो आ जाएगा 0 6 5 11 6 4 3। ऐसा कुछ मेरा ऑप्शन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है मेरा बी। तो ये तो एलिगेशन का तरीका है, जो कि बहुत कम कैलकुलेशन होती है। बाकी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नॉर्मल है, बेसिक है, एवरेज का, ठीक है। बाकी ये तरीका बहुत अच्छा है, मैं इसको डिटेल कभी आगे भी बताऊंगा आपको। दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, ये भी औसत का क्वेश्चन है। कह रहा है राज ने 4 विषयों में कितना 67, 69, 78 और 88 नंबर लेके आया है। और 5वें विषय में कितना नंबर लेके आया कि उसका एवरेज कितना हो जाना चाहिए, 80 हो जाना चाहिए। तो इसको मैं एक इफ़ेक्टिव तरीके से करूँगा। क्या करना है आपको, 80 बनाना है। तो क्या 67 को 80 बनाने के लिए आपको 13 की कमी पड़ रही थी, 13 और चाहिए थे, तो -13 कम पड़ रहा है यहाँ पर। अगर इसकी बात करता हूँ तो -11 कम पड़ रहा है। अगर इसकी बात करता हूँ तो -2 कम पड़ रहा है। और इसकी अगर बात करता हूँ तो मेरे पास कितना 8 ज़्यादा हो रहा है। तो अगर इफ़ेक्टिव चेंज की बात करता हूँ तो इफ़ेक्टिव चेंज दोस्तों आ जाएगा -26 + 8, जो कि आ जाएगा मेरे पास में -18। मतलब -18 इफ़ेक्टिव चेंज में एवरेज में हमको क्या करना होता है, इसको 0 बनाना होता है। मतलब कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए, डेविएशन को हमको 0 करना होता है। तो डेविएशन मेरा फाइनल आ रहा है -18। तो इस डेविएशन को कैसे 0 करूँगा, क्या मुझे +18 करना पड़ेगा। तो क्या है, मेरा 80 तो था ही, अगर +18 इसमें कर दूंगा तो मेरा डेविएशन 0 हो जाएगा। तो जो कि मेरा 5वां नंबर होगा कितना हो जाएगा, 98। तो ये बेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी है 50 मीटर। मतलब इस तरह के मेरे पास में 35 खंभे हैं और 2 खंभों के बीच की दूरी है 50 मीटर। तो क्या दोस्तों अगर 35 खंभे हैं तो टोटल डिस्टेंस की बात करूं क्या 34 हो जाएगा, क्योंकि एक लास्ट का खंभा आपको छोड़ना पड़ेगा। तो 34 टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। एक डिस्टेंस पे कितना है, 50 मीटर है। तो 34 स्टेप पे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ 34 × 50 मीटर हो जाएगी। अब कितने समय में कर रहा है, मुझे स्पीड निकालनी है बस की। तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो मेरे पास इतनी हो गई। अब समय कितना है, स्पीड बराबर होता है चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो समय मेरे पास कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया दोस्तों 60 सेकंड, क्योंकि यहाँ मैंने मीटर में रखा है तो यहाँ भी मुझे सेकंड में रखना पड़ेगा। फिर मुझे आंसर लेके आना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से 0 गया, 6 3 जा गया, 5 से 5 गया। तो 34 × 3 मेरा आ जाएगा 102 किलोमीटर प्रति घंटा। इजी क्वेश्चन था। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि आपको यहाँ पर 34 बार गैप लेना था टोटल डिस्टेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अमन एक काम को 9 दिनों में कर रहा है और अजय एक काम को उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। अगर टोटल वर्क की बात करूँ मैं तो आ जाएगा मेरे पास 36, 9 4 जा और 12 3 जा। अगर दोनों एक साथ उस काम को कर रहे हैं तो 36/7, जो कि फ्रैक्शन में जाएगा 5 से ही 1/7 डे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करूं जो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वो कह रहा है 52 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना 1 से लेकर के 1 to 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर इसको मैं अलग अलग करूं तो 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 15, और 51 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं मेरे पास 10। तो मेरा आंसर हो जाएगा 10। कल को क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से लेके 50 तक कितनी होती हैं, तो आंसर हो जाएगा मेरा 15। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 संख्याओं का गुणनफल मेरे पास दे रखा है 35, 828 और एचसीएफ दे रखा है 26। तो उनका एलसीएम पूछा है। तो दोस्तों हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो कि हो जाएगा, मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम
दोनों संख्याओं का गुणनफल है 35,828 अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास एचसीएफ के अंदर 26। तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा 13 बार जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 13 से डिवाइड करूँगा 13 एकम 13, कितना बचा 4 बच गया 49 हो गया, 13 तियाँ 39 हो गया, 10 बच गया 101 हो गया। अब मुझे देखना है 13 से स्टार्ट एक ही ऑप्शन हो रहा है, पूरा भाग नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13 से यही स्टार्ट हो रहा है और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कई बार क्या होता है हमको आगे तक कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन किया ऑप्शन पर तुरंत नज़र मारो। अगला क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन अलजेब्रा का, वो कह रहा है यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 25। तो मैं जानता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको भाग देना a प्लस बी से इक्वल टू 25। तो a प्लस बी से a प्लस बी डिवाइड हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 25। मुझसे क्या पूछा है, a माइनस बी ही पूछा है, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा 25। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा। अगर मैं पूरे टेस्ट की एनालिसिस करूं तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ के अगर मैं बात करूं, टाइम टेकिंग की बात करूं, एक क्वेश्चन नंबर 4 था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। और बाकी पूरे ही सेट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। बाकी मतलब मैंने अपनी तरह से कराया है, बेस्ट कराया है। बाकी इन्हीं क्वेश्चनों में स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत बहुत टाइम टेकिंग कर जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13 था, आप करना है ट्रेडिशनल मेथड से, बहुत टाइम लेगा। तो इस तरह से हमको स्मार्ट अप्रोच से काम करना है। यही पेपर मैंने इतनी जल्दी सॉल्व किया। इसी पेपर को करने में नॉर्मल स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है, वो बहुत टाइम ले जाता है। तो इसी तरह से हम नई नई अप्रोच के साथ लगातार सीखते रहेंगे। धन्यवाद।